जिस बेटे को मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी ने एक दिन पूरी सोसाइटी के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। लोग कह रहे थे कि उम्र के साथ मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन सच यह था कि किसी ने मेरी ही लिखावट और मेरे ही भरोसे को मेरे खिलाफ हथियार बना लिया था। अगर उस दिन मेरे पति की छोड़ी हुई एक छोटी सी चाबी मेरे हाथ में आती, तो शायद आज मैं अपने ही घर में बेघर होती। मैं हूँ शांताबाई, और यह मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। मैं 54 साल की हूँ। पुणे के कोथरूड में एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ। पास के एक कॉलेज के अकाउंट का काम करती हूँ। मेरे पति विजय के गुजरे 6 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद मैं रो रो कर दिन नहीं काटे। मैंने नौकरी की, घर संभाला और अपने बेटे रोहन को इस उम्मीद से आगे बढ़ाया कि बुढ़ापे में वही मेरा सहारा बनेगा। हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं थे, बस मैं, रोहन और मेरी बहू रुचि। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल बदलने लगा था। कोई मुझसे लड़ता नहीं था, मगर कोई पहले जैसा खुलकर हंसता भी नहीं था। कई बार मैं कमरे में जाती तो दोनों धीरे धीरे बात करते हुए अचानक चुप हो जाते। मैं खुद को समझा देती कि शायद नौकरी का तनाव होगा। उस सोमवार की सुबह भी मैं रोज की तरह 5 बजे उठी, भगवान के सामने दिया जलाया, रसोई में चाय चढ़ाई। अदरक उड़ते ही उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैंने पोहा बनाया और आवाज लगाई, रोहन बेटा देर हो जाएगी। वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मम्मी, बस ऑफिस का ज्यादा काम है। तभी रुचि भी बाहर आई। उसने पहली बार बहुत प्यार से कहा, मम्मी आज कॉलेज से लौटते समय जल्दी आ जाइएगा। मैंने पूछा, क्यों? वह तुरंत बोली, कुछ नहीं, बस साथ में चाय पीएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। शायद मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रही थी। मैं कॉलेज चली गई। उस दिन ऑडिट था, इसलिए पूरा दिन फाइल और हिसाब किताब में निकल गया। शाम को जब मैं सोसाइटी पहुंची तो गेट पर बैठे चौकीदार ने कहा, शांताबाई, शर्मा जी ने आपको ऑफिस में बुलाया है। मैंने सोचा शायद मेंटेनेंस का कोई हिसाब होगा। मैं सीधे ऑफिस चली गई। अंदर जाते ही मुझे माहौल थोड़ा अलग लगा। प्रिंटर लगातार चल रहा था, मेज पर कई फाइल खुली थी। शर्मा जी ने मुझे बैठने का इशारा किया, फिर बिना कुछ बोले एक फोटोकॉपी मेरी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, इसे ध्यान से देखिए। मैंने कागज हाथ में लिया। नीचे मेरा नाम लिखा था और उसके नीचे बिल्कुल मेरे जैसे टेढ़े मेरे साइन बने हुए थे। पहली नजर में मुझे भी अपने ही लगे। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर अचानक मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने धीरे से कहा, शर्मा जी, मुझे याद नहीं कि मैंने इस कागज पर कभी साइन किए हो। तभी पीछे से रुचि की आवाज आई, मम्मी शायद आपको याद नहीं होगा। मैं पलटी, वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पीछे रोहन भी था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मम्मी आपने जल्दी में साइन किए होंगे। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना अपनापन, बस अजीब सी झिझक थी। मैंने फिर कागज देखा। इस बार ऊपर लिखा था, फ्लैट ट्रांसफार्मर सहमति पत्र। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हैरानी से पूछा, ये किसने बनवाया? शर्मा जी बोले, दस्तावेज तो जमा हो चुके हैं, कल सिर्फ कमेटी की औपचारिक मंजूरी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में तेज आवाज भर दी हो। मैंने साफ कहा, मैंने इस पर साइन नहीं किए। कमरे में बैठे 2 लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, शायद भूल गई होगी। किसी ने कहा, उम्र का असर है। मैंने पहली बार महसूस किया कि सच बोलने से पहले ही लोग मुझे गलत मान चुके हैं। शर्मा जी ने धीरे से कहा, कल 11 बजे मीटिंग है, अगर आपको आपत्ति है तो वही बताइएगा। मैं बिना कुछ बोले बाहर निकल आई। गेट पर चौकीदार ने मुझे एक भूरा लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, उप निबंध कार्यालय पुणे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक नोटिस था और उसके साथ एक छोटी सी पीतल की चाबी। चाबी देखते ही मेरे पति की आवाज जैसे कानों में गूंज उठी, शांतु, अगर कभी ऐसा दिन आए जब अपने ही लोग तुम्हारे भरोसे पर सवाल खड़े करें तो इस चाबी को ढूंढ लेना। मैं कई पल तक वहीं खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस चाबी का इस मामले से क्या संबंध है। रातों घर लौटी तो सब कुछ सामान दिख रहा था। रोहन टीवी देख रहा था, रुचि रसोई में खाना परोस रही थी। दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन रात को जब सब सो गए तब मैंने अलमारी से अपना पुराना लोहे का संदूक निकाला। उसमें मेरे पति की पुरानी रसीद बुक रखी थी। मैं बस यूं ही उसके पन्ने पलट रही थी कि अचानक मेरी नजर बीच के एक फटे हुए पन्ने पर जाकर रुक गई। मैं कई सेकंड तक उसे देखती रह गई। मुझे अचानक याद आया, इसी पन्ने पर मैंने सालों पहले अपने साइन की प्रैक्टिस किया करती थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूरा संदूक उलट पुलट दिया, लेकिन वह पन्ना कहीं नहीं मिला। उसी पल मेरे मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या किसी ने मेरे वही पुराना साइन वाला पन्ना निकाल लिया था? और अगर हाँ, तो क्यों? रात के 11:30 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों की टप टप पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मेरी रसीद बुक का वो फटा हुआ पन्ना। अगर उस पर सचमुच मेरे साइन की प्रैक्टिस थी तो वो पन्ना आखिर गया कहाँ?
मैं धीरे से उठी और पूरे संदूक को फिर से टटोलने लगी। पुराने बिल, किराने की रसीद, बैंक की पासबुक, पति की डायरी, सब कुछ वहीं था, लेकिन वहीं एक पन्ना गायब था। तभी पीछे से आहट हुई। मैं घबराकर पलटी। दरवाजे पर रोहन खड़ा था। उसने मुझे देखकर पूछा, मम्मी अभी तक सोई नहीं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बस पुराने कागज देख रही थी। उसकी नजर सीधे उस रसीद बुक पर गई। एक पल के लिए उसका चेहरा बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इतनी रात को ये सब क्यों? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक पन्ना नहीं मिल रहा है। उसके बिना कुछ कहे नजरें फेर ली और बोला, पुराने कागज है, कहीं रख दिया होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मेरे मन का शक और गहरा हो गया। अगर बात मामूली रहती तो वह इतना घबराता क्यों? पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई। चाय बनाते समय भी मेरा ध्यान बार बार उसी चाबी पर जा रहा था। मैंने उसे पर्स में रखा और कॉलेज जाने के बजाय सीधे बैंक जाने को फैसला किया। बैंक पहुंचते पहुंचते 10 बज चुके थे। वहीं पुरानी शाखा जहाँ मेरे पति का खाता खुला था। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे विजय देशमुख के पुराने लाकर के बारे में जानकारी चाहिए। उन्हें कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखा और बोले, लाकर अभी भी सक्रिय है, लेकिन उसे खोलने के लिए पहचान और प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मैंने अपने दस्तावेज दिए। करीब आधे घंटे बाद मुझे लाकर रूम में ले जाया गया। लोहे का भारी दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कर्मचारी ने चाबी लगाई। मैंने कांपते हाथों से दूसरी चाबी घुमाई। लाकर खुला। अंदर एक पुराना फाइल, एक कपड़े की थैली और एक सफेद लिफाफा रखा था। मैंने सबसे पहले लिफाफा खोला। उसमें मेरे पति की लिखावट में एक छोटा सा पत्र लिखा था, शांतु, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में आया तो समझ लो कोई तुम्हें बिना पढ़े साइन करवाने या तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी कागज पर भरोसा करने से पहले इस फाइल को जरूर देखना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत फाइल खोली। उसमें फ्लैट खरीदने के मूल दस्तावेज थे। सबसे ऊपर एक घोषणा पत्र लगा था, जिसमें साफ लिखा था कि फ्लैट से जुड़े किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर तभी मान्य होगा जब शांताबाई स्वयं उपस्थित होकर पहचान की पुष्टि करे। मैं कुछ पल तक उस कागज को देखती रह गई। अगर यह सच था तो फिर मेरे नाम से ट्रांसफर की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? तभी मेरी नजर फाइल के आखिरी हिस्से पर गई। वहाँ एक छोटी सी पारदर्शी पन्नों में कार्बन पेपर का टुकड़ा रखा था। उसके साथ पति ने एक लाइन लिखी थी, साइन की नकल करना आसान होता है, इसलिए हमेशा मूल कागज देखना, फोटोकॉपी पर भरोसा मत करना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पहली बार लगा कि विजय जी को शायद पहले से ही किसी बात का अंदेशा था। मैंने फाइल संभाली और सीधे सोसाइटी ऑफिस पहुंच गई। शर्मा जी मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनके सामने पति का पत्र, घोषणा पत्र रख दिया। उन्होंने ध्यान से पढ़ा, फिर बोले, अगर यह सही है तो हमें मूल दस्तावेज देखने होंगे। तभी पीछे से रूसी की आवाज आई, मम्मी आप फिर पुराने कागज लेकर बैठ गई। इस बार उसकी आवाज में पहले वाली मिठास नहीं थी। मैंने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, आज बात पूरी होगी बेटा, आधी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी शर्मा जी ने फाइल पलटी और अचानक उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने एक कागज निकालकर मेरी तरफ देखा और बोले, शांताबाई यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, जो आवेदन हमारे पास जमा हुए हैं उसमें आपके मोबाइल नंबर की जगह किसी और का नंबर दर्ज है और उसी नंबर से पूरी प्रक्रिया पुष्टि भी हुई है। मेरे हाथ से फाइल लगभग छूट गई। मैंने तुरंत रोहन की तरफ देखा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि सच अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। शर्मा जी ने बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर नंबर मेरा नहीं है तो फिर मेरे नाम से कागज कैसे जमा हो गए? शर्मा जी ने फाइल बंद करते हुए कहा, यही बात हमें भी समझ नहीं आ रही है। पहले हमें ओरिजिनल दस्तावेज देखने होंगे। रुचि तुरंत बीच में बोल पड़ी, शर्मा अंकल छोटी सी बात से इतना बड़ा मत बनाइए। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, शायद इन्हें ठीक से याद नहीं होगा। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरे अंदर गुस्सा उठा। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रुचि मुझे भूलने की बीमारी नहीं है। अगर मैंने साइन किए होते तो सबसे पहले मैं ही मानती। कमरे में बैठे लोग अब मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। रोहन अब भी चुप था। उसकी चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। मीटिंग खत्म होते ही मैं सीधे उप निबंध कार्यालय चली गई। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। मैंने रिसेप्शन पर नोटिस दिखाया। कर्मचारी ने कंप्यूटर में दस्तावेज नंबर डाला। कुछ सेकंड बाद उसमें स्क्रीन देखते हुए कहा, मैडम आपकी फाइल कल दोपहर 3 बजे के लिए तय है। मैंने कहा, लेकिन मैंने कोई ट्रांसफर नहीं कराया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आप लिखित आपत्ति दे दीजिएगा। जब तक जांच नहीं होगी आगे की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने तुरंत आवेदन लिख दिया। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं पलटी तो सामने बैंक के वही मैनेजर खड़े थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। धीरे से बोला, शांताबाई जी एक बात आपको बतानी थी। मैं उनके साथ एक तरफ चली गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 2 दिन पहले एक युवक आपके पति के लाकर के बारे में पूछताछ करने आया था। उसने खुद को आपका बेटा बताया था, लेकिन हमने जानकारी नहीं दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह रोहन था?
मैंने पूछा। मैनेजर ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वही था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर रोहन लाकड़ा तक पहुंचना चाहता था तो क्या उसे भी इस चाबी का पता था? मैं भारी मन से घर लौटी। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही मुझे लगा जैसे कोई जल्दी जल्दी अलमारी बंद कर रहा हो। मैंने आवाज दी, रुचि। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने कमरे में गई। अलमारी खुली हुई थी, संदूक बाहर रखा था। मेरे सारे पुराने कागज बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, पति की वह फाइल गायब थी जो मैं सुबह बैंक से लाई थी। मेरा गला सूख गया। मैं पूरे घर के फाइल ढूंढने लगी। तभी रोहन घर आया। मुझे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ मम्मी? मैंने सीधे पूछा, मेरी फाइल कहाँ है? उसने हैरानी जताते हुए कहा, कौन सी फाइल? मैंने कहा, वही जो आज बैंक से लाई थी। उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। तभी मेरी नजर रुचि पर गई। वह रसोई से बाहर आई, लेकिन उसकी आंख मेरी तरफ उठ ही नहीं रही थी। उसी समय मुझे कूड़ेदान के पास एक छोटा सा कागज दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया। वहाँ उसी फाइल का फटा हुआ कोना था। उस पर मेरे पति की लिखावट का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि किसी ने जानबूझकर फाइल गायब की है। मैंने तुरंत कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। यह सुनते ही पहली बार रोहन घबरा गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मी, पुलिस की क्या जरूरत है? मैंने उसका हाथ हटाते हुए कहा, जरूरत इसलिए है क्योंकि अब बात सिर्फ घर की नहीं रही, बात धोखे की है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैंने आपका बुरा नहीं चाहा। मैंने पूछा, तो फिर सच बता दो। वह कुछ बोलने ही वाला था कि रुचि तेज आवाज में कहा, रोहन, एक शब्द भी मत बोलना। उसी पल मैंने महसूस किया कि रोहन कुछ छिपा रहा है, लेकिन खेल कोई और चला रहा था। रात भर मैं सो नहीं पाई। अगले दिन दोपहर 3 बजे उपनिबंधन कार्यक्रम की अंतिम प्रक्रिया होनी थी। मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे, लेकिन सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से बस एक ही बात कही गई, अगर अपना घर बचाना है तो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचने से पहले पुराने बस स्टैंड के सामने वाले जेरॉक्स सेंटर पर आ जाइएगा, वहाँ आपको असली सबूत मिलेंगे। इतना कहकर फोन कट गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर स्विच ऑफ लिखा आ गया। अब मेरे सामने एक नई पहेली खड़ी थी। आखिर वह अनजान आदमी कौन था? उसके पास ऐसा कौन सा सबूत था जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था? दोपहर के 2:30 बज रहे थे। मैं सीधे पुराने बस स्टैंड के सामने वाले जेरॉक्स सेंटर पहुंची। दुकान छोटी सी थी। अंदर मशीन लगातार चल रही थी और कागज की गर्म गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई मेरा इंतजार करता दिखाई नहीं दिया। तभी काउंटर पर बैठे लड़के ने पूछा, क्या आप शांताबाई है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने काउंटर के नीचे से एक सफेद लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, एक साहब सुबह इसे देकर गए हैं, कहा था कि ठीक 11 बजे एक शांताबाई आएगी, उन्हें दे देना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वही लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइवर थी और साथ में एक छोटा सा कागज। उस पर लिखा था, अगर अपना घर बचाना है तो यह वीडियो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचने से पहले जरूर देख लेना। मैं बिना एक पल गवाए सीधे उपनिबंध कार्यालय पहुंची। वहाँ पहले से सेक्रेटरी शर्मा जी और कमेटी के 2 सदस्य मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने तुरंत पेन ड्राइव उन्हें दी। रिसेप्शन के पास रखे कंप्यूटर में वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्स राइटर की दुकान दिखाई दी। टेबल पर मेरे पुराने कागज रखे थे। अगले ही पल वीडियो में रुचि अपने बैग से वही फटा पुराना पन्ना निकालती दिखाई दी, जिस पर सालों पहले मैंने अपनी साइन की प्रैक्टिस की थी। डॉक्यूमेंट्स राइटर ने उस पन्ने पर ड्रेसिंग शीट रखी और धीरे धीरे मेरे साइन की हूबहू नकल करने लगा। कमरे में बैठे सभी लोग की सांसें थम गई, लेकिन वीडियो भी खत्म नहीं हुआ था। अगली बार रोहन स्क्रीन पर दिखाई दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गुस्से से उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा था मम्मी से बात करेंगे, नकली साइन मत बनाओ। तभी रुचि तेज आवाज में बोली, अगर आज कागज तैयार नहीं हुए तो बैंक वाले हमारा सब कुछ ले लेंगे। तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। रोहन परेशान होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे किसी कागज पर साइन नहीं किए, लेकिन उसने रुचि को रोकने की पूरी कोशिश नहीं की। वीडियो वहीं खत्म हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। शर्मा जी ने तुरंत उपनिबंध अधिकारी को पूरा मामला बताया। अधिकारी ने मेरी शिकायत पुलिस की रिसीविंग और वीडियो देखकर तुरंत आदेश दिया कि इस प्लेट की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। उसी समय रुचि अपने साथ एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को लेकर अंदर आई। उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में पुलिस वाले को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। अधिकारी ने उसके सामने वीडियो चला दी। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, यह वीडियो अधूरा है। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, पूरा सच थाने में बताना। रुचि की आंखों में आंसू निकल आए। उसने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि रोहन की नौकरी में कटौती होने के बाद घर का लोन चुकाना मुश्किल हो गया था। उसी दौरान एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उसे सलाह दी थी कि अगर फ्लैट उसके और रोहन के नाम हो जाए तो नया लोन आसानी से मिल जाएगा। इसी लालच में उसने मेरे पुराने संदूक से साइन वाला पन्ना चुराया, ड्रेसिंग शीट से नकली साइन बनवाए और मेरे नाम से ई स्टेप निकालना और पूरे दस्तावेज तैयार किए।
रोहन को पूरी सच्चाई बाद में पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने वहीं से रुचि और उस ब्रोकर को हिरासत में ले लिया। रोहन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी। वह मेरे पैरों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे उसी दिन आपको सब सच बता देना चाहिए था। मैं डर गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, बेटा, पैसों की कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन गलत रास्ता जरूर छोटा बना देता है। अगर तुम मेरे पास आकर सच बोल देते तो मैं अपना सब कुछ बेच देती, लेकिन अपना भरोसा कभी टूटने नहीं देती। कुछ महीनों बाद अदालत में पूरे मामले की सुनवाई हुई। पुलिस की जांच, बैंक रिकॉर्ड, ई स्टेप की जानकारी और वीडियो के आधार पर अदालत ने साफ कहा कि मेरे नाम से तैयार किए गए सभी दस्तावेज फर्जी है और उनका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। ट्रेड पूरी तरह मेरा नाम सुरक्षित कर दिया गया। रुचि और उसके साथ मिले प्रॉपर्टी ब्रोकर को सजा मिली। रोहन ने अदालत में अपनी गलती स्वीकार की। उसने नई नौकरी शुरू की और धीरे धीरे मेरे भरोसे को वापस जीतने की कोशिश करने लगा। आज भी मैं उसी घर में रहती हूँ। मेरे पास आज भी मेरे पति की दी हुई और छोटी सी पीतल की चाबी सुरक्षित रखी है। जब भी मैं उसे हाथ में लेती हूँ, मुझे उनके शब्द याद आते हैं, शांतु, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, घर भरोसे और सही समय पर लिए गए सही फैसले से बचता है। उस दिन अगर मैं डर जाती, चुप रह जाती, तो लोगों की बात में आ जाती, तो शायद अपना घर हमेशा के लिए खो देती। इसलिए आज मैं हर माँ से बस इतना कहना चाहती हूँ, अपनों पर भरोसा कीजिए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करना कभी मत छोड़िएगा। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।